दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में आप में से मैक्सिमम लोगों ने उत्तराखंड सिविल जज का एग्ज़ाम दिया होगा और उसके साथ ही साथ आप अपने बिहार पीसीएसजी की तैयारी में भी लग गए होंगे। तो आइए आज मैं रवि झा आपके साथ उत्तराखंड पीसीएसजी का जो पेपर हुआ है उसके लॉ पेपर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। आमतौर पे यहाँ पर आपने देखा कि लॉ के जो क्वेश्चंस थे लगभग उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिला होगा, जहाँ पर आमतौर पे हम उम्मीद रखते हैं कि इस टॉपिक या इस सेक्शन से ये सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे गए वही, लेकिन जहाँ पर आपने कई बार सोचना बंद कर देते हैं वहीं से सवालों को उठाया गया। अब रेग वर्सेस गोविंदा का केस क्या है ये हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि उस केस के अंदर फाइनल जजमेंट किनके द्वारा दिया गया। तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे और मैं आपके साथ उत्तराखंड पीसीएसजी के जिस सीरीज़ को लेकर चर्चा कर रहा हूँ वो सीरीज़ है आपकी सीरीज़ बी। ठीक है, तो जिन लोगों के पास सीरीज़ बी है वो देख लीजिएगा, और जिनके पास कोई और सीरीज़ है क्वेश्चंस को ऊपर नीचे आपको खिसकाने की ज़रूरत होगी और इजीली वो सवाल आपको बुकलेट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं कन्वे और करूँगा कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो उत्तरमाला मेरे या मेरे सहयोगियों के द्वारा टिक किए गए हैं उनके अंदर भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसके अंदर भी गलतियां पाई जा सकती हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम जो भी आपके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं उनकी मदद से भी आप उसको एक बार क्रॉस चेक या वेरीफाई करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अगर वही सवाल आपके अगले क्वेश्चन या अगले एग्ज़ाम में रिपीट कर लिए जाते हैं तो हमारा तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो पहले से ही माफ़ी मांग कर चल रहा हूँ। लेकिन अगर वो सवाल आपका हमारी वजह से गलत होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ही एक दुखदाई या पीड़ादायक पल होगा। तो अमूमन ये सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी आपके एमसीक्यूज़ की बुक हैं उन सभी के लिए मैं कहता हूँ कि आप उनकी उत्तरमाला के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके पास सोर्सेस हैं एक बार उससे उनको वेरीफाई या क्रॉस चेक ज़रूर करिए। तो आइए हम लोग सीरीज़ बी के जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके देखने और जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सबसे पहला सवाल निकल कर आता है वो आता है कि रेग वर्सेस गोविंदा में किसने फाइनल जजमेंट दिया। तो मेरे हिसाब से वो जस्टिस मेलविल हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको पता होगा कि J&K में पहले रणबीर पिनल कोड आपका चला करता था, उसके बाद इसको रिप्लेस किया गया इंडियन पिनल कोड से। और वो रिप्लेस क्यों हुआ? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो धारा 370 का स्पेशल स्टेटस उनको मिला था उसको हमने हटा दिया या कह लीजिए ख़त्म कर दिया। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के साथ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो बात करता है कि जो सेक्शन 41 है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है आपका जजमेंट इन रेम के बारे में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉब्लम आपके सामने रखी गई है कि ए एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसका विवाह बी से होता है और उसके बाद वो सी नाम की लड़की जो कि अनमैरिड है उसके साथ लिव इन में रहने लगता है। अब सवाल ये है कि कौन सा ऑफेंस है जो ए ने बी के अगेंस्ट किया। तो कई सारे लोगों की ओपिनियन बाइगेमी है। मेरा कहना यह है कि बाइगेमी के लिए आपका शादी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर वो सी के साथ लिव इन में तो रह रहा है लेकिन उसने शादी तो नहीं की है। तो एज़ पर माय ओपिनियन जो इसका सही उत्तर होगा वो नो ऑफेंस होगा, क्योंकि अडल्ट्री और मैरिटल ऑफेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं या रूलिंग्स हैं, उनके हिसाब से ए के द्वारा बाइगेमी का ऑफेंस कमिट किया गया है। तो देखना ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इसके किस उत्तर को सही माना जाता है। मेरे हिसाब से तो नो ऑफेंस होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, तो ए एक मेडिकल स्टोर में एक बॉम्ब को प्लांट कर देता है। साथ ही साथ वो लोगों को आगाह करता है कि 3 मिनट के अंदर ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाएगा, यानी कि फट जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ कुछ पेशेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो भागने में नाकामयाब हो या वो भाग ही ना पाएँ। अगर वो मारे जाते हैं तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा? तो ए के ऊपर 302 का ही चार्ज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है पेयर्स के करेक्टली मैचिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास बिल्कुल सही मैच है, हाउस ब्रेकिंग बिल्कुल सही मैच है,
फॉर्जरी भी आपका सही मैच है, लेकिन मिसचीफ आपका 425 अगर होता तो ज़्यादा सही होता, ना कि 452। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, तो आमतौर पे यहाँ पे जो मैक्सिमम सज़ा कन्वे की जाती है वो 3 मंथ की जाती है। फिर अगर आप अगले सवाल पर आते हैं तो वो अपराध जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं उनका जिक्र आपको आईपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 16 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस कोर्ट में ये रिसेंटली डिसाइड किया गया है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, तो वो केस है आपका देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद जब हम बात करते हैं आईपीसी की, तो यहाँ पे बात की गई है आपके जेंडर को लेते हुए कि इसको कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो वो विचारधारा आपको धारा 8 के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बताइए सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जो सेवरल ऑफेंसेस के अंदर कन्विक्शन की बात करता है, वो भी एक ट्रायल के अंदर, तो वो आपको देखने को मिलेगा सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 31 के अंदर। अगले सवाल पे अगर हम लोग आए तो आमतौर पे अगर कोई ऑफेंस है जिसमें सज़ा सिर्फ और सिर्फ फाइन का ही जिक्र किया गया है, तो उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो अमूमन आपका 1 मंथ का होता है। यहाँ पे अगर हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड अदर दैन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज़ बीन स्पेसिफाइड। यानी कि अगर हम डेथ के सेंटेंस को हटा दें या हम उम्र कैद की बात करते हैं तो आमतौर पे कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए आप उस अंडर ट्रायल प्रिजनर को आप जेल के अंदर रख सकते हैं। तो आमतौर पे जब हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम आप 1/2, ठीक है, मेरे हिसाब से 1/2 तक आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद आप उसको बेल पे रिलीज़ कर दीजिए, क्या पता उसका एक्विटल हो जाए, क्या पता उसको सज़ा कम मिले, क्या पता चार्जेस आपने कुछ और फ्रेम किए हो लेकिन सज़ा उसको किसी और चार्ज में मिले। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, क्योंकि भाई उम्र कैद है तो उम्र कैद के लिए आप 14 साल एक ऑन एन एवरेज आप कंसीडर करके चलते हैं। हम जब बात करते हैं उम्र कैद की तो एक एवरेज वहाँ पर भी लिया जाता है ताकि चीज़ों को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि रेफरेंस का जिक्र आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी आमतौर पे हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसका जिक्र आपको 396 के क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। हालांकि रेफरेंस की पावर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सीआरपीसी के अंदर आपका जो सेक्शन 25 है, ठीक है, इसके अंदर आपका एक क्लॉज है जो क्लॉज 1A आपकी बात करता है। अमूमन ये आपसे पूछा गया है कि इसको आपका कब इंसर्ट किया गया था। तो अगर हम 25A के अंदर हम 1A को गौर से देखें तो आमतौर पर हमें ये पता चलता है कि ये जो सेक्शन है ना आपका इंसर्ट किया गया था एक्ट नंबर 25 ऑफ सन 2005 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो आपका सेक्शन 25 का क्लॉज 1A है, अगर हम इसके एग्जैक्ट प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो ये विचारधारा आपको एक्ट नंबर 25 ऑफ सन 2005 और सेक्शन 4 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और अगर आप इसके इन्फोर्समेंट डेट को लेकर सवाल करेंगे तो ये आपका 23/6/2006 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, तो आमतौर पे जब हम इनके लोकल जुरिस्डिक्शन को देखते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है आमतौर पे आपको धारा 14 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद एक केस आपका और है, in which case the Supreme Court observed that an accused person is entitled to know certainty and accuracy the exact nature of the charge brought against him unless he has knowledge he would be seriously prejudiced in his defense। तो जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे सामने यहाँ पर 2 केसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए फ़िलहाल इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। द मोमेंट मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हो जाऊँगा इसके कमेंट बॉक्स में मैं खुद इसका सही जवाब आपको दे दूंगा, या अगर आपको इसका सही जवाब पता हो तो आप भी वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर इज द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन विच सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आमतौर पे ये बात करता है ट्रायल की, जहाँ पर आमतौर पे हम इस बारे में गौर करते हैं कि 3 केसेस का मैक्सिमम ट्रायल कंडक्ट हो सकता है और उनके बीच जो टाइम गैप है या जो टेन्योर है वो आपका किसी भी परिस्थिति में आपका 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना
चाहिए। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जिक्र जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है सेक्शन 212 के क्लॉज 2 के। और अगर आप थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो इसका जो प्रोवाइजो दिया गया है ना, वहाँ पर इसका सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हु प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे सवाल जिले का है। तो यहाँ पर जो आपका जिलाधिकारी होता है दैट इज कॉल्ड आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ही इज द सोल अथॉरिटी, तो वही ये डिसाइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रिलेटेड टू अ लीडिंग केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस रूसी मिस्त्री, तो आमतौर पे ये आपका डील करता था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा प्रावधान है जो डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करता है, तो वो आपको 167 के अंदर देखने को मिलेगा। ये बात अलग है कि बेल से रिलेटेड प्रावधान आपको 436, 37, 38 और 39 में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट बेल का मतलब ये है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर चार्जशीट सबमिट नहीं हुई तो मेरा ये अधिकार है कि भाई मुझको जी बेल पे रिलीज करो, लेकिन यह आपका अधिकार है। कोर्ट इसको कंसीडर करे ना करे, लेट द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एक कैविएट की जो लिमिट होती है कितनी होती है, तो अमूमन वो 90 डेज की होती है द मोमेंट आपने उसको लॉन्च किया है। और कैविएट का सिंपल सा प्रोफॉर्मा है कि आप बेसिकली ये चाहते हैं कि जब कभी भी अपोजिट पार्टी मुकदमे को फाइल करे तो उसकी एक जानकारी आपको ज़रूर दी जाए। उसके बाद अगर हम लोग मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज़ की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है CPC के ऑर्डर 1 के रूल 9 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के अमेंडमेंट की बात करते हैं कि ये कब आपका प्रभावशाली हुआ, तो ये हुआ 1 जुलाई सन 2002 को। उसके बाद अगर हम लोग CPC के ही रूल 1 और ऑर्डर 1 की बात करते हैं जहां पर 2 और मोर पर्सन ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ इन अ वन सूट, तो आमतौर पे हम लोग इनको ज्वाइंडर ऑफ द प्लेंटिफ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पेयर है जो आपका करेक्टली मैच्ड है, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जिक्र आपको CPC के अंदर सेक्शन 13 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अंडर दी सिविल प्रोसीजर कोड, तो ये बैंक अकाउंट की बात करता है। आपके लैंड, चेक्स एंड बैंक नोट्स को आपको अटैच किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 91 ऑफ द CPC 1908 फॉर द पब्लिक न्यूसेंस, तो इसके अंदर एनी सिटीजन है, एडवोकेट जनरल है, DM भी है, यानी कि सभी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मुटाटिस मुटेंडिस का तात्पर्य क्या होता है, तो ये बात करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इज नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन 89 ऑफ द CPC, तो आर्बिट्रेशन का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, कंसलेशन का जिक्र भी आपको देखने को मिलेगा, मीडिएशन भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन निगोशिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपसे एक लैटिन मैगजिम्स के बारे में सवाल पूछा गया है कि उड पेंडेंट निहिल इनोवेटर, आमतौर पे इसका मतलब क्या है, तो मतलब तो खैर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ रेस जुडिकेटा की बात ही जरूर करता है। उसके बाद आमतौर पे आपसे चार्जशीट को लेकर सवाल पूछा गया है कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कब कंप्लीट होनी जानी चाहिए, कितने दिन के अंदर अंदर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपके सामने एक परिस्थिति आती है, चाहे इसका सही जवाब 3 मंथ्स होगा या आपका सही जवाब 2 मंथ्स होगा, तो ये बात करता 376 की, 376 A, B, C और D की। तो आमतौर पे यहाँ पर जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की, वो जिम्मेदारी है आपके ऊपर 2 महीने के अंदर अंदर दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द FIR, यानी कि जिस डेट को FIR लॉन्च हुई है उससे 2 महीने के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, एक फिर से आपके सामने मैगजीन निकल कर आता है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के बारे में, और ये आपका सेक्शन डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 41। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द TPA, तो वो बात करता है ईजमेंट की अलॉन्ग विद दी डोमिनेंट हेरिटेज को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एनोमॉलगल्स मॉर्गेज के बारे में, तो ये आपको सेक्शन 58 के क्लॉज F में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि TPA के अंदर जो टाइम लिमिट का जिक्र किया गया है वो आपका लाइफ ऑफ ट्रांसफर भी हो सकता है या पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ द मोर्गेज प्रॉपर्टी, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके मोर्गेजर के पास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका बिल्कुल सही है, तो अ लीज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही है।
अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट मे बी मेड बाय द रजिस्टर्ड ओनली, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल अदर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड ऑल्सो बाय द ओरल एग्रीमेंट अकम्पनीड बाय द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, ये भी आपका सही है। तो तीनों ही कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 73 किस डॉक्ट्राइन के बारे में लेकर बात करता है, तो ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि इन एंशिएंट टाइम्स सीट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लाई इन, तो आमतौर पे बात है कि जो भारतीय की जो प्राचीन परंपरा है वहाँ पे जो बीजारोपण होता है मैरिज का, वो क्या बताता है? मेंस गोज टू नो द मैटरनिटी ऑफ द चाइल्ड, मेंस क्वेश्चन टू नो द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो मेरे हिसाब से जो बात यहाँ पर की जाती है वो पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड को लेकर ही की जाती है मेरे हिसाब से। फिर भी हमको लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी आंसर की को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक केस आपके सामने निकल कर और आता है जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन को लेके। तो इसके बारे में भी फिलहाल अभी वर्तमान में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। द मोमेंट आई विल गेट कन्फर्म ज़रूर मैं कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र भी करूँगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदू, तो जो आपके पारसी होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ज्यूज होते हैं, इनको हिंदू की संज्ञा से बाहर रखा गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सपिंडा रिलेशनशिप की, तो 3 जनरेशन मदर की तरफ से 5 जनरेशन फादर की तरफ के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सपिंडा रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें आपका फुल ब्लड, हाफ और यूट्राइन और अडॉप्शन तीनों ही चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी सोलनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ द बोथ ब्राइड एंड द ग्रूम, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ दूल्हा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुल्हन, बल्कि दोनों के हिसाब से आप उनके विवाह को संपन्न कराइए, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेफर्ड डॉवर इज पेबल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इफ मैरिज इज डिसॉल्व बाय द डेथ, ठीक है। तो अगर ये परिस्थिति होती है तो डेफर्ड डॉवर तुरंत आपको इमीडिएट पे कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो सुन्नी सेक्ट्स है वहाँ पर कौन ऐसा है जो इरेगुलर मैरिज नहीं है, दैट इज कॉल्ड आपका फासिद। तो अ मैरिज विद अ 5th वाइफ, ये आपका इरेगुलर मैरिज की कैटेगरी में नहीं आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडर आपका अगला केस है कि अंडर मुस्लिम लॉ गिफ्ट ड्यूरिंग डेथ और इलनेस इज नोन एज, तो इसका भी जवाब में भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो फिलहाल मैं इसका कोई जवाब यहाँ पर देना नहीं चाहूँगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि तुहर मीन्स का मतलब क्या होता है, तो तुहर का मतलब होता है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन और पीरियड ऑफ इद्दत। तो जब हम तुहर शब्द को देखते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब एक महिला अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड से फ्री रहती है, ठीक है। तो अगर इसका सही जवाब मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो होता है पीरियड बिटवीन दी 2 मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पहला मासिक धर्म निकला, दूसरा आने वाला है, उसके बीच का जो पीरियड होता है ना, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली तुहर अंडर द मुस्लिम लॉ। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो आपका मेरे हिसाब से विकल्प सी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इद्दत पीरियड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन 1986, तो आमतौर पे इफ शी इज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ हर डाइवोर्स, द पीरियड बिटवीन द डाइवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड और द टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। उसके बाद अगर हम लोग स्पेसिफाइड डॉवर की बात करते हैं तो ये एट द टाइम ऑफ मैरिज ही फिक्स किया जाता है या दिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ मेल एंड अ फीमेल हिंदू कैन सोलमनाइज मैरिज अंडर, तो भाई 1955 के तहत भी वो कर सकते हैं और यही मेरे हिसाब से इसका विकल्प सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों हिंदू है, मेल और फीमेल दोनों। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आपके सामने और रेस किया गया है कि अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट भी 1954 है क्या, तो आमतौर पे यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप स्पेशल मैरिज को देखेंगे तो वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 डिफरेंट रिलीजन होने चाहिए, यहाँ पे सेम रिलीजन की बात कर रहा है, तो विकल्प तो आपका ए सही होना चाहिए, लेकिन इसने डी आपका एप्रोप्रिएट माना गया है, ओनली ए एंड नॉट बी, क्योंकि बी तो भाई तब अप्लाई होगा ना जब 2 अलग अलग रिलीजन होंगे। सेम रिलीजन है तो हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन ए से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपका डी सही है। तो यहाँ पर जिसने क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी दिखा दी होगी, विकल्प को पूरा नहीं पढ़ा होगा, ये पक्का उस व्यक्ति का सवाल गलत होगा, और जिसने चारों विकल्पों को देखा होगा और एक एक शब्द को बाइफर्केट किया होगा कि नॉट का क्या मतलब है, ओनली ए का क्या मतलब है, तो उसका ये जवाब बिल्कुल सही गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू CPC, hearing of the cases is concluded but the judgment could not be pronounced at once and fixed for a future day,
then such date shall not be fixed orderly beyond 30 days from the date of the conclusion of the hearing। यानी कि जिस दिन आपका पूरा का पूरा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, हियरिंग का कंक्लूजन किया जा चुका है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, जजमेंट को डिलीवर आपको करना ही करना है। उसके बाद जब हम धारा 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं तो ये बात करता है एडमिशन बाय द पार्टी टू प्रोसीडिंग्स और हिज एजेंट को लेके, यानी कि यहाँ पर एडमिशन पार्टी भी कर सकती है और उसके एजेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम 121 की बात करते हैं तो ये बात करता है प्रिविलेज के बारे में, और प्रिविलेज का जिक्र अगर आप देखेंगे तो ये प्रिविलेज है जजेस एंड मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर एक इलिटरेट लेबर मेक्स अ मार्क डेली ऑन द वॉल ऑफ हिज हाउस एंड टू अकाउंट हिज डेली वेजेस, दीज मार्क्स मे बी प्रूव्ड एज अ ओरल एविडेंस। क्यों? क्योंकि भैया वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति या जब डीफ एंड डम नहीं कर पाता है और वो किसी भी तरीके से कन्वे करता है तो उसको ओरल एविडेंस ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जब हम धारा 14 को अंदर देखते हैं स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है, तो उसका तात्पर्य है आपके इंटेंशन से, यानी कि आपकी मेंसिया से। उसके बाद जब हम धारा 74 को देखते हैं तो ये बात करता है आपके नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद जब हम 114A को बात करते हैं जो बात करता है प्रिजम्पशंस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर जो केस है मेरे हिसाब से वो है आपका तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद हम देखते हैं CRPC में तो जो डबल जियो पार्टी का कॉन्सेप्ट है ये आपको धारा 300 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद सवाल यहाँ पर यह आता है कि आमतौर पे कौन डिसाइड करता है क्लोजर रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डिफिशिएंट एविडेंस। तो हु डिसाइड्स अपॉन द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ क्लोजर रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिफिशिएंट एविडेंस। तो आमतौर पे ये अधिकार होता है जेल सुपरिटेंडेंट के पास। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं तो एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स द फॉलोइंग ऑफेंस। तो जाहिर सी बात है भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा तो ही आप उसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट पर्सन ऐसा कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शिया लॉ अप्रूव्स द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द डाइवोर्स। तो यहाँ पर आपको तलाक़ हसन और अहसन दोनों ही देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो इन विच केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कंटेक्स्ट टू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 91 ऑफ द CRPC द टर्म पर्सन डज नॉट इंक्लूड एन अक्यूज्ड पर्सन ऑन अ ट्रायल। तो आमतौर पे ये केस आपका था ओम प्रकाश शर्मा वर्सेस CBI सन 2000 का। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि बेलेबल ऑफेंस जो हम लोग बात करते हैं इसका जिक्र आपको CRPC में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको CRPC के शेड्यूल 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब हम CRPC की बात करते हैं तो जो धारा 340 है, अगर हम धारा 340 को देखने की कोशिश करते हैं तो अमूमन बेसिकली ये आपको क्या कन्वे करने की कोशिश करता है। तो जब हम 340 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और जानते हैं तो आमतौर पर ये बात करता है प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195। आमतौर पे ये बेसिकली बात करता है कि वो ऑफेंसेस जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ पर स्यूमोटो लिया जा सकता है, या यहाँ पर स्ट्रेंजर के द्वारा एप्लीकेशन को भी फाइल किया जा सकता है, या यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं वो भी एप्लीकेशन को फाइल कर सकती हैं। तो अगर आप इसके सही जवाब को देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो जवाब तो ये होना चाहिए कि स्यूमोटो भी मूव ऑन हो सकता है, ठीक है, और मूव ऑन दी एप्लीकेशन भी आपका हो सकता है बाय वन ऑफ दी पार्टीज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही विकल्प है वो होना चाहिए 1, 3 और 4, ठीक है। और हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, एक बार फिर भी हमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हु मे कम्यूट डेथ पनिशमेंट, तो आमतौर पे ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद अगर हम लोग IPC के सेक्शंस और चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल चैप्टर है 511, चैप्टर की संख्या है आपकी 23। उसके बाद यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग के बारे में बात किया गया है। तो आमतौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का जिक्र आपको 192 के अंदर देखने को मिलता है, गिविंग फॉल्स एविडेंस का जिक्र आपको 191 के अंदर देखने को मिलता है, ब्राइवरी आपको 171 क्लॉज बी में देखने को मिलती है, और जो पनिशमेंट ऑफ ब्राइवरी है वो आपको देखने को मिलती है 171 के क्लॉज ई के तहत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉमन इंटेंशन को ऑन द स्पॉट डेवलप करने का कौन सा लीडिंग केस है, तो मेरे हिसाब से वो केस है आपका ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर से आपके सामने एक मैचिंग वर्ड आ जाता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को अरेस्ट करना है तो वो धारा 44 के तहत करेगा। अरेस्ट कैसे होता है इसके रिगार्डिंग 46 में डिटेल प्रावधान आपको देखने को मिलता है। अगर आप किसी अरेस्टेड पर्सन को सर्च करना चाहते हैं तो 51 का सहारा लेने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, और जब आप पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स की बात करते हैं तो 52 में आपको आना ही पड़ेगा।
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक प्रकार का इलस्ट्रेशन पूछ लिया है कि एक्स अ ब्लैक स्मिथ इज सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू टेक his tools and is forced to open the door of Y's house. The Dacoits then loot the house of Y and also kill his son Jack. अब X is a guilty of. आमतौर पे डकैती विथ मर्डर के लिए क्या उसको सज़ा दी जाएगी या इसके लिए सज़ा कोई और है? तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो किसका किया गया है? डेथ का किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डकैती ही नहीं हुई है बल्कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। और आमतौर पे यहाँ पे जो गैंग ऑफ डकैट्स हैं उन्होंने इंस्टेंट डेथ का थ्रेट दिखाया था। किसको दिखाया था? उस ब्लैक स्मिथ को खोलने के लिए कि जो अगर तुम उसका दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो भाई हम तुमको जान से मार देंगे। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर ऑफेंस बनता है मेरे हिसाब से वो तो बनेगा आपका नो ऑफेंस या प्रिपरेशन टू कमिट डकैती ओनली, लेकिन डकैती विद मर्डर मेरे हिसाब से नहीं बनता है। हालांकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे भी थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है। तो ये मुझे जहाँ तक याद है पूरा का पूरा एक इलस्ट्रेशन है, आप उसको देख लीजिएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसी इलस्ट्रेशन के अंदर आपको उसका सही जवाब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब हम अगले केस की तरफ आते हैं तो ये बात करता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेते हुए, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्ट आपके सामने निकल कर आया था एसिड अटैक का, और इसके ऊपर बाकायदा एक मूवी बनी है दैट इज कॉल्ड आपका छपाक, दीपिका पादुकोण कास्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की, तो आमतौर पर यह बात करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेते हुए। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर दी सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज, तो आमतौर पर यह आपको ऑर्डर 13 के रूल 1 में देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं रेस जुडिकेटा के बारे में तो आमतौर पर इसका जिक्र आपको सूट्स के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे द टर्म इज लिमिटेड टू एग्जीक्यूटर्स ओनली एंड नॉट कवर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर्स, यह आपका सही जवाब होगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रीटर सूट के बारे में तो यह आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ऑर्डर 35 के तहत। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आफ्टर द केस इज हियर द सिविल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस द जजमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, और ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्योंकि इससे सेम नेचर का केस अभी थोड़े समय पहले आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ राइट टू यूज पब्लिक स्ट्रीट ऑफ 10 फीट विथ वॉज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट, तो आमतौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 इज नॉट अ नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रस का मतलब क्या होता है, जो आपका एक लैटिन वर्ड है, तो मैटर और अ थिंग को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डकैट्स, अगर कोई व्यक्ति गैंग ऑफ डकैट्स को ज्वाइन करता है तो इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको आईपीसी की धारा 400 के अंदर देखने को मिलेगा। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इंटरेस्ट फॉर सी एंड डायरेक्ट बी टू गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी व्हेन ही अटेन द एज ऑफ द 25। अब यहाँ पर सी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी क्या होगा, तो आमतौर पे ये आपका एक कंटीजेंट इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे जब वो घटना होगी, जब वो उस एज में आएगा तो वो प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र होकर चली जाएगी। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम का लीडिंग केस किसके साथ कोरिलेट करता है, तो ये बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन को लेते हुए। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में कंडीशनल ट्रांसफ़र का जिक्र कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो बात करेगा सेक्शन 25 से रिलेटेड। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं टीपीए के ही अंदर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट को लेते हुए, तो डिपेंड करता है होल्डिंग ओवर के अंदर, डिपेंड्स ऑन दी पार्टीज। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो चैप्टर नंबर 4 है टीपीए का, उसके अंदर किस बारे में बात की गई है, तो कहा गया है कि हाई कोर्ट फॉर कैरिंग आउट इन इटसेल्फ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर सब्जेक्ट टू इट्स ओन सुपरिटेंडेंस। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ए मोर्गेज सर्टेन प्लॉट ऑफ बिल्डिंग लैंड टू बी एंड आफ्टरवर्ड्स इरेक्ट्स अ हाउस ऑन द प्लॉट फॉर द पर्पज ऑफ हिज सिक्योरिटी, डिसाइड्स द एंटाइटलमेंट ऑफ द बी ऑन द हाउस एज वेल एज द प्लॉट, तो बी इज इंटाइटल्ड टू द हाउस एज वेल एज द प्लॉट, तो यहाँ पर बी के पास भी अधिकार है न सिर्फ घर का बल्कि एज वेल एज उसके प्लॉट का भी पूरा का पूरा। उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन विच केस ईच पार्टी वारंट द जेन्युइननेस ऑफ द मनी अंडर द टीपीए, तो जब हम एक्सचेंज ऑफ मनी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जेन्युइनिटी को लेकर भी सवाल रेज किए जा सकते हैं। उसके बाद जब हम टीपीए के अगले पार्ट को देखते हैं तो एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द टीपीए, तो डेट मोर्गेज सरेंडर पार्टीशन, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके लिए बेस्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन को सवाल पूछा गया है और ये विचारधारा आपको धारा 27 के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद जब हम रूल अगेंस्ट परपिट्यूटी की बात करते हैं तो ये आपको टीपीए के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर बात करता है
और जब हम बात करते हैं ओनरस गिफ्ट के बारे में, तो इसका जिक्र आपको धारा 127 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पेयर करेक्टली मैच किया गया है वो है आपका एग्नेट, फुल ब्लड और एंटी स्टेट, लेकिन कॉग्नेट आपका सही मैच नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो आपको अब यहाँ पर देखना होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लास 1 हेयर्स ऑफ द शेड्यूल who shall be preferred firstly to inherit the property of a Hindu male under हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो आप लोगों के साथ जब कभी भी मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट का जिक्र किया होगा, तो मैंने हमेशा ये कहा कि देखिए भाई, आमतौर पे सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 में जाती है, फिर क्लास 2, फिर एग्नेट कॉग्नेट में जाती है, और मैक्सिमम लोगों का सवाल था कि सर पिता का नाम क्यों नहीं है क्लास 1 में। तो मैंने कहा कि भाई क्लास 1 में पिता नहीं है, माँ है, लेकिन क्लास 2 में आपको पिता जरूर देखने को मिलेगा। तो क्लास 2 में जो सबसे पहले व्यक्ति निकल कर आते हैं वो आपके पिताजी ही निकल कर आते हैं। तो हु शैल बी प्रिफर्ड फर्स्टली का वर्ड यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो फर्स्टली में तो आपको फादर को ही जिक्र करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि SARDA एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसकी बात करता है? चाइल्ड मैरिज की बात करता है, सती की बात करता है, डाउरी या बैगेमी की बात करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये चाइल्ड मैरिज की बात करता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको लेकर कन्फ्यूज़न है, तो एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज के लिए ऑलरेडी चाइल्ड रिस्ट्रेंट एंड मैरिज एक्ट का जिक्र किया गया है। तो देयर माइट भी पॉसिबिलिटी कि इसका संबंध कहीं ना कहीं सती से हो, और अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक बार के लिए इसको मैं थोड़ा सा देख भी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इसी बहाने चलिए एक सवाल भी तो डिस्कस हो जाएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो एक बार अगर हम इस पूरे के पूरे सवाल को देखते हैं, तो SARDA की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो SARDA एक्ट 1929 का ये एक्ट है आमतौर पे। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक्ट जो है आखिर ये किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका वही जवाब है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। अब देखिए सवाल को इन्होंने कितना हल्का सा घुमाकर पूछ लिया है। ठीक है, तो जो लोग अगर इस एक्ट के उस नाम को नहीं जानते होंगे, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो शायद इसको देखकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट किन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, देखिए बौद्ध के ऊपर अप्लाई होगा, हिंदू के ऊपर तो होगा ही होगा, जैन के ऊपर होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का जिक्र हिंदू में नहीं किया गया है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। उसके बाद जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बात करते हैं 21C की, तो ये बात करता है एडमिसिबिलिटी रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हाउ मेनी रूल्स आर कंटेन्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इसके लिए टोटल 4 रूल्स आपको बताए गए हैं क्लास 1 हेयर में। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आमतौर पे जो आपका मरुकाट्यम लॉ है, ये रिकग्नाइज किसके अंतर्गत किया गया था, तो आपका हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के तहत इसको रिकग्नाइज किया गया था। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन मैरिज इज रजिस्टर्ड एंड देयर इज अ नो प्रूफ ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेरेमनीज, द रजिस्ट्रेशन अलोंग वुड नॉट मेक द मैरिज वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज डज नॉट रिलेटेड टू इट। तो आमतौर पे इसको लेकर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ, तो फिलहाल इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो आमतौर पे देखिए जब कभी भी कोई कपल भाग कर शादी करता है, तो वो शादी किया नहीं किया, अग्नि के साथ फेरे लिए नहीं लिए, क्या किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो अपने साथ 2 चीज़ें हाई कोर्ट में ज़रूर लेकर आते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए। पहली बात कि वो दोनों मेजर हैं, आमतौर पे अगर उनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, सो दे मस्ट हैव टू कैरी। इन एब्सेंस ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो आधार कार्ड या कोई भी ऐसा प्रूफ कैरी ज़रूर करते हैं जहां पर इस बात का प्रमाणित किया जाता है कि लड़का है तो उसकी उम्र 21 से ऊपर होगी, लड़की है तो 18 से ऊपर होगी। उसके बाद आमतौर पे उनके साथ एक चीज़ और होती है कि वो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि किस केस में डिसाइड किया गया है। लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो वी हैव सीन अ नंबर ऑफ डिफरेंट केसेस, जहाँ पर आपके लिए कई बार ये पता लगा पाना असंभव है कि क्या वाकई में मैरिज रजिस्ट्रेशन से पहले इन्होंने विवाह के आवश्यक एसेंशियल्स को फुलफिल किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि उसका पता कोई भी नहीं जानता। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक थ्योरी को लेते हुए, तो ये बात करते हैं आपके अडॉप्शन को लेते हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस, इसका संबंध किससे है, तो ये केस है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ए ट्रांसफर 500 रुपीज़ टू हिज नीस इफ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड, सच ट्रांसफर इज। अब आमतौर पर ये ट्रांसफर जो है आपका क्या माना जाएगा। ए अपनी भातीजी से ये वादा करता है कि मैं तुमको 500 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा।
इफ़ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड, अगर वो अपने हस्बैंड का परित्याग कर देगी। तो आमतौर पे ये ट्रांसफ़र आपका मेरे हिसाब से वाइडेबल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर जो डिजर्ट नहीं किया तब तो यह आपका वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसा केस निकल कर आता है तो उस केस में इसके चांसेस पूरे के पूरे बढ़ जाते हैं। और वाइडेबल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टी के पास ही राइट है, ठीक है। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इसका बेस्ट आंसर वाइडेबल होगा या इसका बेस्ट आंसर लीगल होगा। उसके बाद अगर हम लोग डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को देखते हैं तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको सेक्शन 3 के क्लॉज जी के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग मदर और स्टेप मदर की बात करते हैं आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो मदर क्लास 1 हीयर एंड स्टेप मदर इन क्लास 2 हीयर में आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोविजंस होता है कैमरा प्रोसीडिंग्स का, इसका जिक्र आपको सेक्शन 22 में देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैमरा प्रोसीडिंग्स आखिर होता क्या है, क्या यहाँ पर वीडियो शूट होता है या क्या होता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि उस दौरान कोर्ट के उस पर्टिकुलर रूम के अंदर सिर्फ मजिस्ट्रेट, उनके रिक्वायरमेंट स्टाफ और जो नेसेसरी पार्टीज होती हैं सिर्फ उन्हीं को स्टे करने की इजाज़त दी जाती है, बाकी लोगों को बाहर रखा जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स केसेस में, तो ये आपको धारा 13A के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के इनैक्टमेंट को लेकर बात करें तो ये आपका इनैक्ट हुआ था 7 अक्टूबर 1937 के बाद में। उसके बाद जब हम लोग मुस्लिम लॉ में प्री इम्पशन की बात करते हैं तो ये बात करता है गुड कंसेंस को बारे में। उसके बाद अगर हम लीडिंग केस की बात करते हैं प्री इम्पशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो केस है आपका अब्दुल हफीज़ वर्सेस साहिब पाई का। फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वैलिड हिबा, तो आमतौर पे एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन राइटिंग फॉर द इमेल प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा आपका बेसिक इंग्रेडिएंट्स हिबा के अंदर नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो इसका इफेक्ट आपका कब से होता है, तो ये है आपका 19 सितंबर सन 2018। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डिमांड्स ऑफ द प्रीएम्पशन ऑफ द मुस्लिम लॉ, तो इसको लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी फिलहाल करना नहीं चाहूँगा। उसके बाद जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो आप लोगों ने ये बहुत नाम सुना होगा, शायरा बानो और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मेहर, तो डिफर डॉवर का मेहर का जिक्र आपको मेहर के अंदर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड गिफ्ट बाय अ मुस्लिम वुमेन, तो ओनली बाय अ वैलिड वुमेन, ये आपका एसेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका प्रावधान आपको देखने को मिलता है 9 के अंदर और टोटल 9 ग्राउंड्स हैं। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि कितने ग्राउंड्स हैं, तो टोटल 9 ग्राउंड्स आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई मुस्लिम अपने मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है, तो अब वो भी वाइफ के कंटेक्स्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मुस्लिम लॉ इनके ऊपर अप्लाई होता है, तो भाई देखिए हर वो व्यक्ति जो बाई बर्थ या बाई कन्वर्जन मुस्लिम है उसके ऊपर अप्लाई ज़रूर होगा, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद अगर हम लोग तलाक़ हसन की बात करते हैं तो ये सिर्फ तुहर के दौरान डिस्कस या प्रोनाउंस किया जाता है, और तुहर क्या होता है, वो पल जब महिला अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड से बिल्कुल फ्री होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ अ सिंगल डॉटर व्हेन देयर इज अ नो सन अंडर हनाफी लॉ, तो आमतौर पे हाफ शेयर मिलता है। उसके बाद हु कैन नॉट बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ वैलिड चाइल्ड अंडर द मुस्लिम लॉ, तो ये बात करता है एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय द फादर के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तलाक के लिए मैक्सिमम सज़ा क्या है, और वो भी ट्रिपल तलाक, तो 3 साल की सज़ा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद एविडेंस लॉ क्या है, लक्स फूरी है यानी कि लॉ ऑफ द लैंड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आपको प्रूव्ड देखने को मिलेगा, आपको डिसप्रूव्ड देखने को मिलेगा, आपको नॉट प्रूव्ड देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वर्ड देखने को नहीं मिलता है। प्ली ऑफ एलिबाई धारा 11 में आपको दिखाई दिया है, कोई बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पंचशील गोल्डन प्रिंसिपल्स का संबंध किससे है, तो छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि फासिद मैरिज कैन बी शाही इफ सर्टेन एसेंशियल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी परफॉर्म, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो मेरे हिसाब से वो जो केस है वो आपका रोहतास स्टेट ऑफ हरियाणा है, लेकिन इसको लेकर आप लोग एक बार थोड़ा सा रीवेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि चूँकि बहुत सारे केसेस होते हैं सबके अंदर एसेंशियल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए फिलहाल इसके ऊपर मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आमतौर पे मे, शैल और कंक्लूसिव इनको डिफाइन किया गया है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का जिक्र आपको धारा 4 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा।
उसके बाद अगर हम लोग एक लैटिन मैगजीन्स की बात करते हैं, नेमो मॉर्टियल्स प्रेजर मेजोर मेंटारी, इसका मतलब ये है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता है, एंड दैट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जब हम बात करते हैं रिलेवेंसी दैट शोइंग योर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, तो आमतौर पे ये आपको धारा 14 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आईटी एक्ट का सेक्शन है, कब इंसर्ट किया गया था और आमतौर पे कौन सा सेक्शन आपका इंसर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब आप 47A को देखते हैं इंसर्ट हुआ, 53A को देखते हैं इंसर्ट हुआ, 81A को देखते हैं इंसर्ट हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं 73A की, तो एक बार रुकिए, मैं भी इसको देख लेता हूँ कि आखिर ये आपका इंसर्ट हुआ है तो हुआ कब है, क्योंकि 73A है तो जाहिर सी बात है ये भी तो आपका इंसर्ट ही हुआ होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि यह आपका इंसर्ट नहीं हुआ होगा। तो अगर हम 73 की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे इसके भी इंसर्शन का जो जिक्र है आपको देखने को मिलता है सन 2000 के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर जो बेयर एक्ट है उसके ऊपर इसी बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मुझे और है, तो एक बार मुझे 53A को भी देख लेने दीजिए। ये भी आपका सन 2000 में ही इंसर्ट किया गया है। उसके बाद आप 47A को देखेंगे तो ये भी आपका सन 2000 में ही इंसर्ट किया गया है। उसके बाद आप अगर 81A को देखते हैं तो ये भी आपका सन 2000 में ही इंसर्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि 73A जो है आपका सन 2000 में इंसर्ट नहीं हुआ है। उसके बाद जब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। तो आमतौर पे अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूड सर्टिफिकेट करता है तो ये आपका रिलेवेंट माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें कि कन्फेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ सेल्फ टॉक एंड द कम्युनिकेशन द कन्फेशन टू अनदर पर्सन इज नॉट नेसेसरी वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो आपकी कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है, तो MC वर्गीस वर्सेस पूनम ये आपका कन्फेशन से रिलेटेड नहीं है। बाकी के जो केस है मेरे हिसाब से वो आपके कन्फेशन से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, तो सबसे पहले आपको प्राइमरी एविडेंस देखने को मिलता है, उसके बाद आपको सेकेंडरी एविडेंस देखने को मिलता है, उसके बाद आपको स्टॉपल देखने को मिलता है और उसके बाद फाइनली आपको अकम्प्लिश देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात नहीं करता है, तो अगर हम लोग पाकला नारायण स्वामी की बात करें तो ये बात करता है, शरद वृत्तिचंद की बात करें ये भी बात करता है, विजय पॉल की बात करें ये भी बात करता है, लेकिन कृष्णैया वर्सेस वेंकटा कुमार आपका डीडी की बात नहीं करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कोर्ट की परिभाषा के दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं, तो जितने जजेस हैं, जितने मजिस्ट्रेट हैं और जितने भी वो व्यक्ति हैं जो लीगली अथराइज्ड एविडेंस को लेने के लिए उनको कंसीडर किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको चैप्टर नंबर 2 एविडेंस एक्ट में देखने को मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का डिफेंस अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसको कौन से सेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, तो दैट पर्सन विल हैव टू टेक द सहारा ऑफ सेक्शन नंबर 87। उसके बाद सिंपल सी बात है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र को लेकर बात की जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 225 भी के तहत आप क्या हैं, एक प्रकार से कन्विक्ट आपका हो सकता है, कन्विक्शन। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मोहन बोरोड अ बाइसिकल फ्रॉम राम प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट 3 days बट डिस्पोज्ड ऑफ द सेम एंड एप्रोप्रिएट द प्रोसीड फॉर हिज ओन यूज, तो ये ना तो आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना तो थेफ्ट है, ना तो एक्सटॉर्शन है, ये है आपका क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी कि हमने आपको किस काम के लिए सामान दिया था और आप उसका क्या कांड करके बैठ चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आईपीसी के अंदर डेथ सेंटेंस किस किस परिस्थिति में दी जा सकती है, तो 376A में भी दी जा सकती है, डीबी में तो बिल्कुल, 376A में भी बिल्कुल, तो आमतौर पे ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेक्शन 354 सिंपल बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं इसके ऊपर फिलहाल कोई टिप्पणी अभी करना नहीं चाहूँगा। इसका जवाब आप लोग बेहतर दीजिए और अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर इसका दूंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अंडर द आईपीसी, तो मेरे हिसाब से जो सही पेयर मैच है वो है आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चाहें तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने लेवल के ऊपर। उसके बाद जो आपका आखिरी सवाल है वो बात करता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का 73A है ये किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है
प्रूफ एज टू आर वेरिफिकेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। तो इस तरीके से लगभग आपके साथ मैंने उत्तराखंड पीसीएस के 150 सवालों के बारे में चर्चा की है। ये बात अलग है कि इन 150 सवालों में से लगभग 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मेरे द्वारा क्लियर कट मैंने कह दिया कि भाई मुझे कंफ्यूज की स्थिति में हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डाउट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली आंसर की का वेट करेंगे, क्योंकि उसमें भी कई बार ऑब्जेक्शन रेज होते हैं। लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी, हम दोनों की है कि हम इसका सही उत्तर पता करें अपने अपने सोर्सेज से। और बहुत जल्द इस पूरे के पूरे पार्ट को लेकर मैं एक प्रॉपर 3 पार्ट में अलग अलग वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगा, जहां पर एक एक सवाल को डिस्कस किया जाएगा, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव अगेंस्ट और टुवर्ड्स द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।